जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित, आनंदित अध्ययनरत होंगे, ऐसे हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, वाक्य शुद्धि के बारे में हम जान रहे थे और उसके तीसरे चरण में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। और आज की कक्षा के लिए मैंने कहा था कि कुछ मैं नियम आपसे साझा करूंगा जो आपको बताएंगे कि किसी भी वाक्य में किसी शब्द का, किसी पद का स्थान कहाँ होता है। हम अमूमन अपनी मस्ती से शब्दों को प्रयोग में डाल देते हैं, कहाँ कर्ता लिखा, कहाँ कर्म लिखा, कहाँ क्रिया लिखी, इसका बोध ही नहीं रहता। लेकिन ये आवश्यक है, हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ कौन सा शब्द आना चाहिए। जैसे आप समझना, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूँ ये बात। देखना आप इधर, देखना। मान लीजिए मैंने एक आपको उदाहरण दिया कि डंडे से बच्चे ने जानवर को मारा। एक उदाहरण दिया कि डंडे से बच्चे ने जानवर को मारा। अब देखने में तो वाक्य शुद्ध ही प्रतीत हो रहा है कि भाई शुद्ध, इसमें क्या त्रुटि है बताइए जरा। कोई त्रुटि नहीं दिख रही, ठीक है। पर डंडे से बच्चे ने जानवर को मारा, पूरा अर्थ मिल रहा है। लेकिन केवल अर्थ नहीं, इसमें पदों का स्थान तय होता है, वो इसमें नहीं हुआ। यह पदक्रम के अनुसार शब्द योजना नहीं है, योजना नहीं है। पद किसे कहते हैं? कोई भी शब्द जब किसी वाक्य में आता है तो वो पद कहलाता है। तो मैं बहुत ज्यादा आपको टिपिकल नहीं बनाते हुए बड़ी सरल भाषा में समझा दूं कि डंडे से बच्चे ने जानवर को मारा, यहाँ ये करण कारक है। यह कौन सा कारक है? करण कारक है। बच्चे, यहाँ ये क्या है? कर्ता है। और यहाँ क्या है? ये कर्म है। भाई आपने कारक चिन्ह तो याद कर रखे ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन है। और ये तो हमने पढ़ ही रखा है। तो देखना, पहले करण है, फिर कर्ता है और अंत में कर्म आया है। तो हम अब इनका स्थान तय करेंगे। स्थान क्या होता है? कायदा ये कहता है कि कभी भी वाक्य में कर्ता आरंभ में आना चाहिए। कर्ता जो है आरंभ में आना चाहिए और जो क्रिया है वो वाक्य के अंत में आनी चाहिए। कर्ता आरंभ में आना चाहिए, क्रिया अंत में आनी चाहिए। और जो कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा क्रिया के साथ होना चाहिए, दोनों के बीच में। ठीक है, तो केवल ये तीन ही हो तब तो ये क्रम रह जाएगा, पहले आपका सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में वो आप क्रिया रहेगी। लेकिन और भी कारक यदि आए हों तो वो कहाँ होंगे? बाकी कारक होंगे वो कर्ता और कर्म के बीच में होंगे। बाकी कोई कारक होंगे वो कर्ता और कर्म के बीच में होंगे। तो उदाहरण कैसे हो जाएगा? बच्चे ने डंडे से जानवर को मारा। बच्चे ने डंडे से जानवर को मारा। आरंभ में कौन है? कर्ता। अंत में कौन है? क्रिया। क्रिया के पास कौन है? कर्म। बाकी एक ही कारक है, वो दोनों के बीच में आया है। बाकी एक ही कारक है, वो दोनों के बीच में आया है। तो नियम के अनुसार हो गया। अब हमें ये मालूम है तब तो हमने ये कर लिया, वरना हम एक अंदाज लगाते रहेंगे कौन पहले आएगा, कौन अंत में आएगा, कौन मध्य में आएगा। तो याद रखिएगा, सदैव स्मरण रहे, कर्ता हमेशा आरंभ में, क्रिया अंत में, कर्म क्रिया के साथ में। ठीक है, और बाकी कारक कर्ता और कर्म के मध्य में आएंगे। अब सुनिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण आपको और दिया, क्या? देखना, रीना ने पेंसिल से टीना के लिए कागज पर चित्र बनाया। यह उदाहरण हमने आपको दिया, क्या? कि रीना ने पेंसिल से टीना के लिए कागज पर चित्र बनाया। ये उदाहरण हमने आपको दिया। अब हम आपको कहेंगे बताइए वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या चिन्हित करेंगे? आप देखेंगे कि कर्ता आरंभ में है। जी हाँ, कर्ता आरंभ में है, क्रिया अंत में है। क्या बनाया? चित्र बनाया। कर्म क्रिया के पास है। बाकी जितने भी कारक हैं वो कर्ता और कर्म के मध्य में है। वो बाकी जितने भी कारक है वो कर्ता और कर्म के मध्य में है। ठीक है भाई, पेंसिल से, करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण पर, बाकी तीन कारक आए हैं कर्ता और कर्म के अलावा, वो दोनों के मध्य में है। लेकिन क्या ये वाक्य शुद्ध है? बताइए। ये अशुद्ध है, यह अशुद्ध है।
क्यों है अशुद्ध? उसका एक कारण है। कर्ता तो आरंभ में होगा, हमने माना। क्रिया अंत में होगी, हमने ये भी माना। कर्म क्रिया के पास में होगा, ये भी इसमें उचित है। बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के मध्य में है, ये भी उचित है। लेकिन बाकी जो कारक हैं, जो कर्ता और कर्म के मध्य में है, वो मध्य में तो है, लेकिन उनका क्रम जो है ना, वो सही नहीं है। हाँ, उनका क्रम भी तय होता है। कैसे तय होता है समझिएगा। हमेशा वाक्य के आरंभ में कौन? कर्ता। अंत में कौन आएगी? क्रिया। अंत में कौन आएगी? क्रिया। कर्म हमेशा क्रिया के पास आएगा। कर्म हमेशा क्रिया के पास आएगा। समझना आप इस बात को, ठीक है। बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के मध्य में आएंगे, विपरीत क्रम में। लास्ट वाला कारक पहले आएगा। तो अंतिम कारक कौन होता? अधिकरण। तो इनका क्रम क्या रहेगा? अधिकरण। अधिकरण बाद में अपादान, क्योंकि संबंध को तो कारक के मुख्य भेदों में मानते नहीं। फिर कौन? संप्रदान, और फिर कौन? करण। तो अभी ध्यान रखें इस बात को, आप हल्की से नोट कर सकते हैं। क्या? कर्ता हमेशा आरंभ में होगा, ये पदक्रम है। वाक्यों के अंदर, वाक्य के अंदर शब्दों का, पदों का जो क्रम है वो ये होना चाहिए। कर्ता आरंभ में, क्रिया अंत में, कर्म क्रिया के पास, बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के मध्य में, लेकिन आएंगे कैसे? विपरीत क्रम में। लास्ट वाला कारक पहले, अधिकरण, अपादान, संप्रदान, करण, ये ऐसे आएंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। और यदि कभी वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग हुआ हो, तो संबोधन कारक हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है। संबोधन हमेशा वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे आप संस्कृत में तो ये कह सकते हो कि गच्छतु राम, 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 जाओ राम। संस्कृत में तो आप कह सकते हैं गच्छतु राम, लेकिन ये हिंदी में अशुद्ध होगा। यहां आप ऐसे नहीं कह सकते जाओ राम, आपको ये कहना पड़ेगा राम जाओ। समझे आप इस बात को? तो कर्ता आरंभ में, क्रिया अंत में, कर्म क्रिया के पास, बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के मध्य में होंगे, विपरीत क्रम में, उल्टे क्रम में। ये आपको ध्यान रखना। तो यदि मैं इस नियम के अनुसार इनको डिजाइन करूं इस वाक्य को, तो ये वाक्य कैसा होगा? ये वाक्य ऐसा होगा, रीना ने अधिकरण कारक कागज पर, अधिकरण का चिन्ह होता है ना पर, रीना ने कागज पर, अपादान है नहीं, फिर संप्रदान, टीना के लिए, टीना के लिए पेंसिल से, पेंसिल से चित्र बनाया। क्या बनाया? चित्र बनाया। ये इस क्रम में आएगा। रीना ने कागज पर टीना के लिए पेंसिल से चित्र बनाया। इस प्रकार से इस वाक्य का संयोजन होना चाहिए। यह शुद्ध है और यह अशुद्ध है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। यदि ध्यान नहीं होगा तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, कौन पहले आएगा, कौन अंत में आएगा, मालूम है नहीं, अंदाज लगाते रहेंगे। इस बात को समझ के बढ़े आगे। रीना ने कागज पर टीना के लिए पेंसिल से चित्र बनाया। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। देखना, और कोई नियम बताऊं आपको? जैसे मैंने कहा, नाम जो है ना, नाम, संबोधन, संबोधन हमेशा वाक्य के आरंभ में होगा। वो पदों का क्रम तो आप लिख लेना साथ साथ, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लेना। संबोधन हमेशा वाक्य के आरंभ में होगा। यदि किसी की पदवी है या कोई व्यवसाय सूचक शब्द है, वो हमेशा आरंभ में होगी। जैसे मैं कहूं प्रोफेसर राम पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर राम पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ प्रोफेसर शब्द नाम से पहले ही आएगा। ऐसे नहीं कह सकते राम प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं कहूं डॉक्टर राठी आज जापान जाएंगे, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर शब्द राठी से पहले आएगा क्योंकि उनकी पदवी है। समझ गए आप इस बात को? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो ये बड़ी कॉमन सी बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। संबोधन पदवी या व्यवसाय सूचक शब्द नाम से पहले आते हैं, ठीक, ओके। अब और मैं आपको यहां बताऊं, देखना, यदि किसी वाक्य में दो कर्म है, कितने कर्म है? दो, मतलब कैसी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। यदि किसी वाक्य में दो कर्म है तो उनका क्रम क्या रहने वाला है? यदि किसी वाक्य में दो कर्म है तो देखना, गौण कर्म तो आएगा पहले और प्रधान कर्म आएगा क्रिया के पास। गौण कर्म तो आएगा पहले और प्रधान कर्म आएगा क्रिया के पास। इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं आपको, राम हिंदी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, राम हिंदी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये वाक्य लिखा मैं।
राम हिंदी छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कर्ता आरंभ में है, क्रिया अंत में है, दो कर्म है। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। दो कर्म है, लेकिन इनका क्रम ये नहीं रहने वाला। प्रधान कर्म बाद में आएगा, गौण कर्म पहले आएगा। तो अब आपको मैं और सरल भाषा में बता दूं, जो सजीव कर्म होता है वो गौण, और जो निर्जीव है वो प्रधान। ऐसे ध्यान रख लो, आप काम हो जाएगा। हाँ, ऐसे ध्यान रख लो। यदि वाक्य में दो कर्म है तो सजीव कर्म पहले आएगा और निर्जीव कर्म बाद में आएगा। और यहाँ एक बात का ध्यान रखना, निर्जीव कर्म के साथ कर्म का जो चिन्ह होता है को, उसका प्रयोग नहीं होता है। निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता, सजीव कर्म के साथ ही प्रयोग होता है। तो ये वाक्य कैसे हो जाएगा? राम छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। राम छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये शुद्ध होगा। ये क्या होगा? शुद्ध होगा। ये ऊपर वाला क्या है जी? ये अशुद्ध है। ये क्या है? अशुद्ध है। तो स्टार डाल के लिख लीजिए। यदि क्रिया द्विकर्मक हो, यदि क्रिया द्विकर्मक हो तो गौण कर्म पहले और प्रधान कर्म बाद में आता है। लिख लीजिए। लिख लिए? यदि क्रिया द्विकर्मक हो तो सजीव कर्म पहले और निर्जीव कर्म बाद में आता है। उदाहरण लिख लीजिए, राम हिंदी छात्रों को पढ़ा रहे हैं, यह शुद्ध है। राम छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़े जी। देखना, इधर देखिएगा और आपको मैं कुछ बातें बताऊं। मान लीजिए वाक्य के अंदर पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो पूर्वकालिक क्रिया हमेशा पहले आएगी और आपकी जो अंतिम क्रिया से हमेशा ही पहले आएगी। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया करे और उसके बाद दूसरी क्रिया करे तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य लिखा, वह चला गया। अपन बोलते हैं अमूमन, जैसे आपने पूछा वह कहाँ गया, और वह चला गया खाना खाकर, तो वाक्य अशुद्ध हो गया। पहले खाना खाया फिर गया है, तो पूर्वकालिक क्रिया पहले आएगी। क्या? कि वह खाना खाकर चला गया। वह खाना खाकर चला गया। पूर्वकालिक क्रिया पहले और मुख्य क्रिया बाद में। समझ में आ गई बात? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि वाक्य के अंदर मिश्र वाक्य है तो मिश्र वाक्य में हमेशा प्रधान उपवाक्य पहले होता है। यदि वाक्य मिश्र है तो प्रधान उपवाक्य हमेशा पहले होता है और आश्रित उपवाक्य हमेशा बाद होता है। ये वाक्य का स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं वाक्य संरचना में, प्रधान उपवाक्य जिसमें उद्देश्य होता है वो प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण लिखा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो गांधी ने कहा। सदा सत्य बोलो गांधी ने कहा, ये वाक्य है। तो ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? गांधी ने कहा। ये मस्तिष्क में रखना है, ये बात को लिखने लिखने की नहीं है, लेकिन रखना है, क्योंकि अमूमन लोगों को ये अनसुनी रहती है, ध्यान ही नहीं रहता, अंदाज लगाते हैं। प्रधान उपवाक्य पहले, गांधी ने कहा, सदा सत्य बोलो, आश्रित उपवाक्य बाद है। तभी तो मैंने कहा ना, वाक्य शुद्धि के अंदर आपको भाषा का समग्र ज्ञान है या नहीं, उस पर निर्भर करेगा। प्रधान उपवाक्य पहले और आश्रित उपवाक्य बाद में होगा। तो अपन आगे बढ़े, ये मस्तिष्क में रख सकते हैं, चाहो तो लिख लो, पूर्वकालिक क्रिया पहले और मुख्य क्रिया बाद में। एक शॉर्ट नोट्स जो है ना बनाने की आदत होनी चाहिए, ताकि कक्षा का प्रवाह भी बनी रहे और हल्की हल्की चीजें। और आपके पास तो विकल्प वीडियो पॉज करके लिख लो। पूर्वकालिक क्रिया पहले, पूर्वकालिक क्रिया सदैव मुख्य क्रिया से पहले आती है, बस इतनी सी लाइन। और प्रधान उपवाक्य पहले और आश्रित उपवाक्य बाद में आता है। उदाहरण लिख लो दोनों, ठीक है? इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर आगे बढ़ जाओ। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है और प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य से पहले आता है। आगे बढ़ू, देखना, जो कर्ता है, जो कर्म है,
और जो क्रिया है, मान लीजिए वाक्य में इनका कोई विस्तारक आया है, इनको विस्तार देने वाला कोई आया है, ठीक है, तो वो हमेशा इनसे पहले आएगा, न कि बाद में। भाई जैसे मैंने कहा राम वन गए, राम कर्ता है, लेकिन उस कर्ता का विस्तार क्या है, दशरथ के पुत्र राम वन गए, तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा दशरथ के पुत्र राम गए वन गए, ऐसे नहीं लिख सकते राम दशरथ के पुत्र वन गए, वो गलत हो जाएगा। तो कर्ता और कर्म का विस्तारक और क्रिया का विस्तारक हमेशा इनसे पहले आता है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं, भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया, भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया। कर्ता कौन, भिखारी, कर्म कौन, रोटी, क्रिया क्या, खा गया। क्रिया का विस्तारक क्या है, जल्दी जल्दी, रोटी का विस्तारक गर्म और भिखारी का विस्तारक भूखा। तो कर्ता और कर्म का विस्तारक क्रमशः इनसे पहले प्रयुक्त होता है। और मान लीजिए वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण भी आया, जैसे जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण ही तो है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम की एजेंसी जो है पाठ्यक्रम का डिजाइन बड़ा बेहुदा कर देती है, कई परीक्षाओं में ऐसा रहता है। जैसे उनके शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि टॉपिक में दे दिए, कारक टॉपिक में नहीं दिए, क्रिया विशेषण उनके पाठ्यक्रम में नहीं दिया। अब हम मान लीजिए वाक्य शुद्धि अमूमन तो नहीं पढ़ाते कक्षाओं में, लेकिन प्राय मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं और हमने कहा कि क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, तो उस विद्यार्थी की तो समस्या हो जाएगी ना, क्रिया विशेषण किसे कहेंगे जिसके पाठ्यक्रम में ऐसा ना हो। तो कई बार ऐसे एजेंसीज बड़ा बेहुदा पाठ्यक्रम का डिवाइडेशन करती है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे, ठीक है, क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो क्रिया विशेषण है वो हमेशा क्रिया से पहले आएगा। जैसे मैं कहूं घोड़ा, उसका घोड़ा तेज दौड़ता है, उसका घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है, क्रिया विशेषण है, तेज क्या है, क्रिया विशेषण, तो ये हमेशा क्रिया से पहले आएगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, कर्ता कर्म व क्रिया का विस्तारक क्रमशः इनसे पहले आता है। लिख लीजिए, कर्ता कर्म, लिखो, कर्ता कर्म व क्रिया का विस्तारक क्रमशः इनसे पहले आता है। फिर उदाहरण लिख लीजिए, भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया, भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया, भूखा भिखारी गर्म रोटी जल्दी जल्दी खा गया। फिर ये भी लिख लो, क्रिया विशेषण क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। हाँ जी, बढ़े आगे। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। देखना, मान लीजिए किसी वाक्य में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया हो, प्रश्न सूचक शब्द किसी भी वाक्य में, तो ये प्रश्न सूचक शब्द जिस व्यक्ति या विषय के बारे में आप प्रश्न करना चाहते हो उससे पहले आना चाहिए, उससे पहले आना चाहिए। जैसे आपको किसी व्यक्ति के बारे में पूछना है, तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो, किस व्यक्ति की बात कर रहे हो, ये वाक्य आया, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, किस, तो ये व्यक्ति या विषय से पूर्व आएगा, ठीक है। और यदि वाक्य में यदि निषेधात्मक शब्द है, निषेधात्मक शब्द है, तो वो क्रिया से पहले आएगा। जैसे मैं कहूं राम वहां नहीं जाएगा, राम वहां नहीं जाएगा, तो इसमें एक नकारात्मक शब्द है और वो नकारात्मक शब्द क्रिया से जस्ट पहले है। तो यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग हो तो व्यक्ति या विषय से पूर्व होगा, मतलब जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो जस्ट उससे पहले। और यदि वाक्य में निषेधात्मक शब्द हो तो वो क्रिया से पहले होगा। इसमें लिखने वाली कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो तकरीबन ये चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं इसके कुछ वाक्य देता हूं आपको, ठीक है, और उन वाक्य को आप लिखिए। क्रम भंग संबंधी टॉपिक, भाई वाक्य के अंदर पदों का यदि क्रम भंग हुआ है, जहां होना चाहिए वहां न होकर के आगे पीछे हुआ तो त्रुटि होगी। तो ये उदाहरण लिखिए आप, कल की पिछली कक्षा की तरह आप ये उदाहरण लिखें, फिर वीडियो पॉज करें, इनको सुधारें, फिर आगे का वीडियो देखें। लिखो,
अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। यहां पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। शीतल गन्ने का रस पीजिए। शीतल गन्ने का रस पीजिए। लिख लीजिए फटाफट। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। एक खाने की थाली लगाओ। एक खाने की थाली लगाओ। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा। जो शुद्ध है उनको शुद्ध रहने देना, जिनमें त्रुटि है उन्हीं को सुधारना है, उन्हीं को सुधारना। कहीं आप सबको सुधारने लग जाओ। अगला लिखिए। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। कुत्ते को राम डंडे से मारता है। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। हवा ठंडी चल रही है। और आज सच में जब मैं कक्षा रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो बेहद ठंडी हवा चल रही है। हवा ठंडी चल रही है। देखा। अगले उदाहरण लिखो। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। लिखो। सीता के गले में एक मोतियों का हार है। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वे पुराने कपड़े के व्यापारी। आगे बढ़े। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा। वास्तव में तुम चतुर हो। वास्तव में तुम चतुर हो। वास्तव में तुम चतुर हो। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। वहां मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा। हा? वहां मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा। बैर अपनों से अच्छा नहीं। बैर अपनों से अच्छा नहीं। ये कुछ वाक्य मैंने लिखवाए। अब आप वीडियो पॉज कर दें, पहले इन वाक्यों को स्वयं सॉल्व करें, उसके बाद ही आप आगे का वीडियो देखेंगे। तब जाकर के आप में वो बोध विकसित हो पाएगा कि हाँ, इन वाक्यों में क्या त्रुटि थी, आप कैसे सुधार पाए या नहीं सुधार पाए। ये आप मेरा कहना मानिएगा। ठीक है, मैं हल करवाता हूं, लेकिन मेरे हल से पहले आप सब इन्हें हल करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। देखो, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन हैं। बोलने में वाक्य शुद्ध सा ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन शुद्ध है नहीं। अधिकतर शब्द लेखक का विशेषण है, लेखक का विस्तारक है। तो हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है।
अधिकतर हिंदी के नहीं, हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है। यहाँ पर शुद्ध गाय का घी मिलता, बोलने में अपन ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए अपन को घी की शुद्धता की बात करनी, यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता, क्रम भंग हुआ है, कर्ता कर्म क्रिया का विस्तार क्रमशः इनसे पहले आता है, तो यहाँ पर गाय का शुद्ध घी मिलता है। शीतल गन्ने का रस पीजिए, गन्ना शीतल नहीं है, रस शीतल है, गन्ने का शीतल रस पीजिए, गन्ने का शीतल रस पीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, देखना, हनुमान पक्के राम के भक्त थे, हनुमान पक्के राम के भक्त थे। अब राम, ये पक्का शब्द भक्ति का विशेषण बनकर के आया है। हनुमान राम के पक्के भक्त थे, ना कि राम पक्के कच्चे हैं, कोई ऐसी बात नहीं करनी। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। ए भैया भूख लगी, होटल में गए, खाने की थाली लगाओ, एक खाने की नहीं, खाने की एक थाली लगाओ, खाने की एक थाली लगाओ, क्रम भंग। और भाषा के प्रवाह में अपन बोल जाते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता और अपन बोल जाते हैं, अपने को पता भी नहीं चलता और अपन बोल जाते हैं। स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, कर्ता हमेशा वाक्य में पहले आना चाहिए, तो देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा है। अब अपन क्या बोले, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा है। ठीक है, तो एक बार देखना इस वाक्य का अर्थ, देखना, स्वामी दयानंद का देश, ये तो एक ही पद हो गया देखा जाए तो, स्वामी दयानंद का देश आभारी रहेगा, जबकि अर्थ क्या देना है, कहना क्या चाहते हैं कि ये जो देश है वो स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, स्वामी दयानंद का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, वरना तो ये ऐसे हो गया जैसे हमारा देश स्वामी दयानंद का देश आभारी, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, अर्थ कहां से कहां जा रहा है। कहना क्या है, देश स्वामी दयानंद का आभारी रहेगा, नियम हमने बताया था, कर्ता आरंभ में होगा। ठीक है, अगला वाक्य देखो, कुत्ते को राम डंडे से मारता, कुत्ते को राम डंडे से मारता, शुद्ध शाही प्रतीत हो रहा है लेकिन शुद्ध है नहीं, कर्ता पहले क्रिया अंत में कर्म क्रिया के पास, तो कर्ता कौन है, राम, राम डंडे से कुत्ते को मारता है, राम डंडे से कुत्ते को मारता है, शुद्ध वाक्य ये होगा। कारण कर्ता पहले क्रिया अंत में कर्म क्रिया के पास, बाकी कारक कर्ता और कर्म के मध्य में, एक ही आया है तो लिख दिया, ज्यादा आते तो उनका क्रम देखते, अधिकरण पहले, अपादान बाद में, संप्रदान बाद में और करण बाद में। आपको मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, कर्ता पहले आएगा। ठीक है, और क्रिया अंत में और कर्म क्रिया के पास आएगा। हवा ठंडी चल रही है, अपन ऐसे ही बोलते आज हवा ठंडी चल रही है, अरे ठंडी शब्द हवा की विशेषता प्रकट कर रहा है, उसका विस्तारक है, तो क्या होगा, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। अगला वाक्य देखो, सीता के गले में एक मोतियों का हार है, एक ही मोती का हार है क्या हार एक है, सीता के गले में मोतियों का एक हार है, शुद्ध क्या होगा, सीता के गले में मोतियों का एक हार है। अध्यापक जी भूगोल छात्रों को पढ़ा रहे हैं, सजीव कर्म पहले निर्जीव कर्म बाद में, तो क्या होगा, अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, प्रधान कर्म बाद में और गौण कर्म पहले, सजीव कर्म पहले और निर्जीव कर्म बाद में। वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, साहब 17 साल हो गए दुकान किए हुए, पुराने कपड़े के व्यापारी, पुराना कपड़ा बेचते हैं वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं, वे कपड़े के पुराने व्यापारी, पुराना शब्द यहाँ व्यापारी की विशेषता, उसके काल की विशेषता के कई दिन हो गए व्यापार करते हुए। ठीक है, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के, कई रेलवे तो एक ही है? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी, यहाँ कई शब्द कर्मचारियों की संख्या बताने के लिए आ रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, रेलवे के आगे कई शब्द अनुपयुक्त है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, बताइए इसमें क्या होगा, मैंने बहते हुए पत्ते को देखा, तो मैंने पत्ते को
पत्ते को बहते हुए देखा। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा। ठीक है। वास्तव में तुम चतुर हो। भाई आपका ये क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले होगा, क्रिया विशेषण हो तो भी क्रिया से पहले होता है। वास्तव में तुम चतुर हो, कर्ता पहले आएगा और वाक्य क्या हो जाएगा, तुम वास्तव में चतुर हो, कर्ता पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम वास्तव में चतुर हो। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे को धोकर फल खिलाओ। अब अपन भाषा के प्रवाह में ऐसा बोल भी जाते हैं, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। अरे फलों में बड़ी गंदगी आती, बच्चे को धोकर फल खिलाओ। अरे बच्चे को धोना है कि फल को धोना है? तो क्या होगा इसका सही बोलो, वाक्य क्या होगा, फल धोकर बच्चे को खिलाओ। फल को धो फिर बच्चे को खिलाओ, कर्म क्रिया के पास आएगा, फल धोकर बच्चे को खिलाओ। ठीक है, वहां मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा, एक भी पैसा नहीं लगने वाला, मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा। आंखें मुफ्त है या ऑपरेशन मुफ्त है? ऑपरेशन मुफ्त है, तो वहां आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। देखना कितना अर्थ का अनर्थ कर देते हैं अपन। आंखों का मुफ्त ऑपरेशन होगा। बैर अपनों से अच्छा नहीं, तो क्या होगा, अपनों से बैर अच्छा नहीं, कर्म क्रिया के पास आएगा, अपनों से बैर अच्छा नहीं। तो ये हमने क्रमभंग संबंधी कुछ अशुद्धियां देखी। कर्ता पहले, क्रिया अंत में, कर्म क्रिया के पास में, कर्ता और कर्म, कर्म क्रिया के पास में, बाकी सभी कारक कर्ता और कर्म के बीच में, उल्टे क्रम में, अधिकरण अपादान संप्रदान करण के क्रम में। ठीक है, संबोधन पहले आएगा, क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आएगा, पूर्वकालिक क्रिया क्रिया से पहले आएगी, प्रश्न सूचक शब्द व्यक्ति या विषय से पहले आएगा, निषेध सूचक शब्द क्रिया से पहले आएगा, प्रधान उपवाक्य पहले आएगा, आश्रित उपवाक्य बाद आएगा, कर्ता क्रम क्रिया के विस्तार क्रमशः इनसे पहले आएंगे, संबोधन सूचक शब्द पदवी ये नाम से पहले आएगी। ये हमने क्रमभंग की कुछ अशुद्धियां देखी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं कारक संबंधी अशुद्धियों की। मैं ये इनकी चर्चा कर चुकी है अपन, कारक संबंधी अशुद्धियों की चर्चा पिछली कक्षा में, समय कम बचा था तो कारक की चर्चा हमने पहले की थी और बाद में वो क्रमभंग की छोड़ दी थी। इधर देखिएगा, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्वनाम संबंधी चर्चा। कुछ वाक्य लिखिए, उनको सुधारिए। मैंने आज अजमेर जाना है, वाक्य है मैंने आज अजमेर जाना है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है। वाक्य लिखो, वाक्य लिखिए। लिखे, अगले लिखो। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। अपन ठीक रास्ते पर हैं, अपन ठीक रास्ते पर हैं। और तेरे को कहां जाना है, तेरे को कहां जाना है। लिखिए, फिर इनको सुधार कीजिए। सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, अपन ठीक रास्ते पर है, तेरे को कहां जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे को पता नहीं वह कहां गया, मेरे को पता नहीं वह कहां गया। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, हम हमारी कक्षा में गए। लिखो, हम हमारी कक्षा में गए। मेरे को पता नहीं वह कहां गया, आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, हम हमारी कक्षा में गए। हम हमारी कक्षा में गए। पढ़ें आगे। हमारे वाला मकान खाली है, हमारे वाला मकान खाली है। वह आपको और मुझको देखकर भाग गया, वह आपको और मुझको देखकर भाग गया। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता,
तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। आगे बढ़े। हमको सबको देश पर मर मिटना है। हमको सबको देश पर मर मिटना है। पिताजी ने मुझको कहा, पिताजी ने मुझको कहा, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मेरे को यह रुचिकर नहीं, मेरे को यह रुचिकर नहीं। यह काम तेरे से नहीं होगा, यह काम तेरे से नहीं होगा। अगला लिख लीजिए। आप और मैंने मिलकर यह काम किया। आप और मैंने मिलकर यह काम किया। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं। मेरे को 2 निबंध लिखने हैं। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ। देख लिए, क्रिया संबंधी। अब आप वीडियो पॉज कर दीजिए और आप आराम से इनका लिखिए, सुधार कीजिए। मैं हाथों हाथ इनका सॉल्यूशन करवा देता हूं। मैंने आज अजमेर जाना है। मैंने आज अजमेर जाना है, तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे आज अजमेर जाना है। मैंने नहीं, मुझे, मुझे आज अजमेर जाना है। तुम तुम्हारा काम करो। तुम तुम्हारा काम करो, तो क्या हो जाएगा? तुम अपना काम करो। तुम अपना काम करो। मेरे को 100 रुपए की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा? मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। ठीक है, मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है। आगे देखो, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है, तो क्या हो गया? सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। सभी ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है। ठीक है, अपन ठीक रास्ते पर, अपन ऐसे बोलते हैं ना फिल्मों के अंदर, अपन भाई का काम है ये, अपन अपन ऐसे। हाँ, सामाजिक प्रभाव जो है ना आपकी भाषा शैली पर पड़ता है। आप जिस संगति में रहते हैं उसका प्रभाव आपकी भाषा शैली पर पड़ता है। हम ठीक रास्ते पर हैं, हम ठीक रास्ते पर हैं। सही शब्द। तेरे को कहां जाना है? तुम्हें कहां जाना है? क्या होगा? तुम्हें कहां जाना, तेरे को कहां जाना, ऐसे बोलते हैं ना, ये फिल्मों की भाषा है। तेरे को कहां जाना भाई, तुम्हें कहां जाना है। उचित भाषा का प्रयोग करो। आगे देखना, मेरे को पता नहीं वह कहां गया। मेरे को पता नहीं वह कहां गया, तो इसका क्या होगा? मुझे पता नहीं वह कहां गया। मुझे पता नहीं वह कहां गया। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है। अच्छा, आपके उत्तर की मेरी तुलना हो रही है क्या? ना, आपके उत्तर की और मेरे उत्तर की तुलना हो रही है। इसका देखो कितना अर्थ, कितना अनर्थ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो उत्तर की और व्यक्ति की क्या तुलना हो सकती है? व्यक्ति के उत्तर की उत्तर से तुलना हो सकती है। तो सही वाक्य क्या होगा? आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। इतना अभ्यास करने के बाद आनंद आ जाएगा। आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है। अब देखना, हम हमारी कक्षा में गए, कभी भी ये ध्यान रखना, हम के बाद हमारी का प्रयोग नहीं होगा, तुम के बाद तुम्हारी का प्रयोग नहीं होगा, है? ये ध्यान रखना, समान का प्रयोग नहीं। वह अपनी कक्षा में गए, हम अपनी कक्षा में गए, हम अपनी कक्षा में गए। हमारे वाला मकान खाली, कैसी भाषा बोलो? हमारे वाला मकान खाली ना, हमारा मकान खाली है। क्या लिखोगे? हमारा मकान खाली। वह आपको और मुझको देखकर भाग गया, तो यह इतना लंबा लिखने की कहां जरूरत है? वह आप और मुझे देखकर भाग गया। वह आप और मुझे देखकर भाग गया, इतना पर्याप्त है कि वह आपको और मुझे देखकर भाग गया। वह
आपको और मुझे देखकर भाग गया, हम इसका इतना ही लिखते हैं, वह आप और मुझे देखकर भाग गया। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, इसका हम क्या करेंगे बताइए? तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता तो हम कह देंगे, बोलो, तुझसे कोई काम नहीं हो सकता, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। शुद्ध क्या होगा? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। क्या होगा? तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। ठीक है। हमको सबको देश पर मर मिटना है, हमको सबको देश पर मर मिटना है। बार बार को आ रहा है, इतना ही लिख दो ना, हम सबको देश पर मर मिटना है। हम सबको देश पर मर मिटना इतना पर्याप्त है। हमको सबको बार बार लिखने की क्या जरूरत होती है? या हमें देश पर मर मिटना है। पिताजी ने मुझको कहा, तो क्या होगा? पिताजी ने मुझे कहा, और मेरे को यह रुचिकर नहीं, मुझे यह रुचिकर नहीं। सर्वनाम के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। ठीक है। अब जब सर्वनाम का टॉपिक पढ़ते हैं तो सर्वनाम के टॉपिक के अंदर जैसे मैं का बहुवचन हम, फिर उसका कर्म कारक, फिर उसका करण कारक, फिर उसका संप्रदान कारक अलग अलग बनाए जाते हैं। यह काम तेरे से नहीं होगा, यह काम तुझसे नहीं होगा। मैं उनको मिलकर प्रसन्न हुआ, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ, उनके नहीं, उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। आप और मैंने मिलकर यह काम किया है, गलत। आपने और मैंने मिलकर यह काम किया है। ठीक है। और मेरे को 2 निबंध लिखने हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? मुझे 2 निबंध लिखने हैं, मुझे 2 निबंध लिखने हैं। इस प्रकार आपका ये क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आज की कक्षा के लिए हम इसको विश्राम दे देते हैं, आज की कक्षा को हम विश्राम दे देते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों का क्या करना, वाक्यों का क्या करना है? अभ्यास। कक्षा में भी मैंने बहुत से वाक्यों का अभ्यास करवा दिया। आप सब ये वाक्य लिखेंगे, फिर वीडियो पॉज करेंगे, पहले खुद सुधारेंगे, फिर मिलाएंगे। ठीक है। क्योंकि इतने उदाहरण जब हम देख चुके होते हैं, हम ये ऊर्जा इसीलिए लगा रहे हैं, इसीलिए ये 40-45 मिनट की कक्षा आप जब खुद लिख लिख करके करेंगे तो आपके लिए 1-1.5 घंटे, 1-1.25 घंटे की हो जाएगी। ये समय इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपका अभ्यास हो जाए, वरना आप तो शब्द वाक्यों को पढ़ो या नहीं पढ़ो, कौन जाने भैया। ठीक है। इतने प्रकार के वाक्यों का अभ्यास होने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत है प्रस्तर पड़त निशान। तो शुभकामनाओं के साथ कक्षा को विश्राम देते हैं। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न चित्त रहें। ओके, जय हिंद।